वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश and you are watching Info and Study. Friends, in the last video we have started the Sutra Kal or Sutra period, or you may say the post Vedic literature, और इसे हिंदी में हम कहेंगे वैदिकोत्तर साहित्य। हमने बताया था कि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द वैदिक पीरियड, और उसके बाद वैदिक पीरियड के बाद का जो समय है वो सूत्र काल का समय है। और वैदिक पीरियड चूंकि आपका 1500 से 600 बीसी तक का है, यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है, 1500 टू 600 बीसी तक का। तो 600 से उसके बाद 600 बीसी पे वैदिक पीरियड की समाप्ति हो जाएगी। एंड यहां से फ्रॉम 600 टू 300 बीसी आपका जो टाइम पीरियड होगा, जो कालखंड होगा, दैट विल बी कॉल्ड द सूत्र साहित्य पीरियड, और पोस्ट वैदिक लिटरेचर या वैदिकोत्तर साहित्य का पीरियड कहेंगे। आप इसको सूत्र पीरियड भी कह सकते हैं, सूत्र काल भी कह सकते हैं। इसे आप सूत्र काल लिख ले, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र काल, ठीक है। या पोस्ट वैदिक लिटरेचर का पीरियड है, ठीक है, पोस्ट वैदिक लिटरेचर का पीरियड है, सूत्र काल हम कह सकते हैं। पोस्ट वैदिक लिटरेचर का, सूत्र पीरियड भी कह ले आप इंग्लिश में, सूत्र पीरियड, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था कि हमने जब शुरू किया था तो मैंने बताया था आपको कि जो सूत्र पीरियड में हमें जो जो चीजें पढ़नी है, तो हमें वेदांग को पढ़ना है। कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं, यानी पार्ट ऑफ लिंग ऑफ वेदास, वेदों के अंग वेदांग। उसके बाद उपवेद, 4 उपवेद हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत हमें जानना है, ब्रीफ। उसके बाद पुराण के बारे में जानना है, जो 18 पुराण हैं। उसके बाद स्मृति, टोटल 18 पुराण है, हमें पुराण के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ लेनी है। देन वी हैव टू स्टडी स्मृति टेक्स्ट, ठीक है। स्मृति ग्रंथों को पढ़ना है। नियत इसका इसकी संख्या जो है नियत नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसको हम देखेंगे। और एपिक्स यानी महाकाव्य में 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत। तो ये हमें टोटल सूत्र पीरियड या पोस्ट वैदिक लिटरेचर कह लें या वैदिकोत्तर साहित्य कह लें, इस पीरियड में हमें पढ़ना है, ठीक है। पिछले वीडियो में जब हमने शुरू किया था तो हमने जो खत्म किया था, हमने खत्म किया था वेदांग को, ठीक है, वेदांग खत्म कर लिया था। लेकिन वेदांग जब हमने खत्म किया था तो वहां पर मैं आपको बताऊं कि 6 वेदांग को हमने डिटेल में पढ़ लिया था। वहां पे किस शरीर के पार्ट से किस वेदांग का संबंध है, 6 वेदांग को हमने डिटेल में देख लिया था। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, किस शरीर के पार्ट से ये संबंधित है। जैसे शिक्षा है, नाक से है, ठीक है। कल्प है, तो कल्प जो है ये आपको हाथ से, हाथों से या भुजाओं से, क्योंकि कर्म कांड की बात होती है, मैंने बता दिया था। व्याकरण जो है, व्याकरण माउथ से, मुंह से। निरुक्त नाक से। छंद पैर से, यानी मीटर बोलते हैं छंद को, कविताओं में मीटर होता है, मापनी होता है, मैंने बताया था। और ज्योतिष का संबंध मानव शरीर के आंख से है। तो हर अंग से हमने बता दिया था कि किस अंग से संबंधित है, मानव शरीर के किस अंग से, किस पार्ट से इनका संबंध है, वो हमने डिटेल में पूरा देख लिया था। डिटेल कल्प सूत्र में जब हम आए थे तो कल्प सूत्र को भी हमने देख तो लिया था। हमने ये बताया था कि कल्प सूत्र 3 पार्ट में है, और कल्प सूत्र अगर 3 पार्ट में है तो हमने ये बताया था कि ये है एक, इसमें स्रोत सूत्र है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि एक गृह सूत्र है, और तीसरा हमने बताया था धर्म सूत्र है, ठीक है। तो कल्प को हमने देखा था। इसी में देखिए आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो, हालांकि वेदांग हमने खत्म कर लिया, लेकिन वेदांग के ही गृह सूत्र में एक तो मैरिजेस की चर्चा है, 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस एंड 16 संस्कार। हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार हैं उनकी चर्चा है, ठीक है। ये जो गृह सूत्र में मैरिज की चर्चा है, ये आपको अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, ये जो चर्चा की गई है, जो बात कही गई मनुस्मृति मनुस्मृति में, यानी कि मनु ने एक एंशिएंट पीरियड में लॉ गिवर थे जिन्होंने 8 तरह के विवाह की चर्चा की है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, आज हमारा टॉपिक यही रहेगा। आपको मैरिजेस और संस्कार को हम देखेंगे,
थोड़ा हम इसी में उपवेद को भी लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि उपवेद पढ़ना है तो ये टॉपिक हम आज खत्म कर लेंगे। तो हमारा वेदांग हो ही गया है, आज हम इसको खत्म करेंगे और उपवेद को देख लेंगे। उसी में हम थोड़ा आश्रम व्यवस्था को भी बीच में जान लेंगे, और जो मातृ ऋण पितृ ऋण ये होता है इसको भी समझ लेंगे। कोई ज्यादा नहीं है, मेन टॉपिक हमारा ये है और उपवेद है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे फोकस इसी पे हमारा रहेगा, आज के टॉपिक में उपवेद पे और ये, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस नाउ द 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस इन द सनातन धर्म और वी से हिंदू धर्म, ठीक है। तो अगर हम 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया 8 मैरिजेस की बात, ठीक है। अभी मैंने बताया ये जो 8 मैरिजेस हैं, 8 मैरिजेस हैं, ये मैरिजेस जो हैं वेदांगा है। वेदांगा क्या है मैंने बताया था, लिम्स ऑफ वेदास। तो वेदांगा का ही एक पार्ट है, 6 वेदांगा है, 6 देयर आर 6 लिम्स ऑफ वेदास हमने बताया था। उसी में एक लिंग या एक अंग, लिंग को अंग बोलते हैं, हमने कहा है कल्प, मैंने बता भी दिया। इसी कल्प में, इस कल्प के 3 पार्ट हैं, इट हैज 3 पार्ट्स, कल्प हैज 3 पार्ट्स। वन इज द श्रौत सूत्र, द सेकेंड वन इज द गृह सूत्र एंड द थर्ड वन इज धर्म सूत्र, ओके। तो जो श्रौत सूत्र पहला, दूसरा गृह सूत्र और तीसरा धर्म सूत्र। तो जो गृह सूत्र है, तो गृह सूत्र जो है इसमें चर्चा है किसका, इसमें चर्चा है 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस की। और गृह सूत्र में तो है ही, साथ साथ गृह सूत्र में किस 8 टाइप्स की किस मैरिजेस की, किस तरह के 8 प्रकारों की चर्चा है, 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। उन विवाहों की चर्चा है जिसे मनुस्मृति में, एंशिएंट लॉ गिवर थे मनु, उन्होंने 8 तरह के विवाहों की चर्चा की है, वही यहां पे गृह सूत्र में भी है। तो इसलिए अगर दोनों चीजें आप कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए कि कहां पे भाई, कहां पे है 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस की चर्चा, वेदांगा में भी है। तो वेदांगा की किस पार्ट में है, कल्प में। कल्प के किस पार्ट में है, गृह सूत्र में, ठीक है। और ये वो विवाह है जिसकी चर्चा मनुस्मृति में मनु ने की है। तो इन 8 तरह के विवाहों की चर्चा मनुस्मृति में भी है। तो अकॉर्डिंग टू मनु, इन द हिंदू रिलीजन देयर आर 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस, ठीक है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि यहां पर 2 चीजें हैं कि गृह सूत्र में भी है और इसको आप कह सकते हैं कि ये मनुस्मृति में भी है। मनुस्मृति ने कहा है, मनुस्मृति में 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस की चर्चा है, ठीक है। मनु ने, एंशिएंट लॉ गिवर मनु ने 8 तरह के, मनुस्मृति को अलग अलग लिख लीजिए, मनु और स्मृति, ठीक है, मनुस्मृति। तो इस तरह से तो कुछ भी आ जाए, अगर गृह सूत्र है तो उसमें भी है, मनुस्मृति है तो इसमें भी है, तो आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं उन 8 तरह के मैरिजेस की बात करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आप लिख सके चीजों को। तो देखिए अब इसमें जो 8 मैरिजेस हैं, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये मैरिजेस देखिए, एक तो अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है, 4 ऐसे हैं जो अप्रूव्ड है। अब ये 4 अप्रूव्ड कौन कौन से हैं भाई, देख लीजिए। 4 अप्रूव्ड हैं, एक तो है ब्रह्म विवाह, ठीक है। दूसरा है अर्श विवाह,
पहले आप लिखिए दैव विवाह, दैव विवाह, यहां मैं विवाह नहीं लिख रहा हूं, हाँ ब्रह्म मैरिज, दैव मैरिज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा अर्श विवाह, और चौथा होगा प्रजापत्य। तो ये अप्रूव्ड टाइप ऑफ मैरिजेस हैं जिन्हें शास्त्रों में वेदों के द्वारा मान्यता दी गई है, एक्सेप्टेबल है ये, ठीक है। इसके अलावा 4 और विवाहों की चर्चा है जो कि अनअप्रूव्ड है, वो अप्रूवल का नहीं मिला है शास्त्रों से। हालांकि मनु ने 8 तरह के विवाहों की चर्चा की है, गृहसूत्र में भी इन विवाहों की चर्चा है, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं हम, अनअप्रूव्ड जो है। अब अनअप्रूव्ड आप इसे कह सकते हैं अनएक्सेप्टेबल, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए असुर विवाह, ठीक है, गांधर्व विवाह, उसके बाद आपको राक्षसा विवाह, राक्षसा विवाह, विवाह आप लोग लिखते रहिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, और पैशाच, पैशाच विवाह, ठीक है, पैशाच विवाह। तो ये 8 तरह के मैरिजेस हैं, 4 अप्रूव्ड हैं, 4 अनअप्रूव्ड हैं, यानी 4 को शास्त्रों द्वारा मान्यता मिली हुई है कि ये सही फॉर्म है और ये गलत फॉर्म है, नकारात्मक पक्ष है विवाह का। हालांकि 8 तरह के विवाहों की चर्चा गृहसूत्र में और मनुस्मृति में की गई है, ठीक है। अब सबको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। अब ब्रह्म विवाह, देखिए ब्रह्म विवाह जो है, देखिएगा ब्रह्म विवाह, तो ब्रह्म विवाह में बॉय प्लस गर्ल क्या है, इसको ऐसे लिखिए, एक तरह का अरेंज मैरिज है आज का, अरेंज मैरिज, आज का अरेंज मैरिज जैसे है वैसे। इसमें क्या होगा, ठीक है, बॉय प्लस गर्ल, इनकी जो शादी होती है ये होंगे सेम वर्ण, एक ही वर्ण के होंगे, ठीक है ना। और अरेंज मैरिज की तरह होगा। कैसे अरेंज मैरिज की तरह होगा, समझिएगा इसको। जैसे आज पिता देखता है, हाँ, अपने डॉटर के लिए एक सुटेबल लड़का देखता है, दोनों परिवार मिलते हैं, आपस में सहमति बनती है, ठीक है। उसके बाद कुछ गिफ्ट उफ्ट के साथ शादी होती है और कुछ गिफ्ट उफ्ट के साथ लड़की विदा कर दी जाती है। ठीक वही प्रोसेस है। आज हम क्या देखते हैं, आज देखते हैं कि लड़का सही ढंग से सेटल्ड है कि नहीं, ठीक है, उसकी अच्छी कमाई है कि नहीं, क्योंकि उसे लड़की को रखना है और लड़की को अच्छे तरह से रख सकता है कि नहीं, ये देखना होता है। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं, उसकी अच्छी नौकरी। उस समय जो माना जाता था कि क्या वही लड़का अच्छा हो सकता है, हाँ, वही लड़की को सुकून दे सकता है, सुख से रख सकता है, वही एक अच्छे व्यवहार वाला हो सकता है, ठीक है, जिसको वेदों का ज्ञान, ठीक है ना, लर्नेड हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये जो बॉय होगा, ये इसको क्या होगा, नॉलेज ऑफ वेदा, ये होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या है यहां पर देखिए, अरेंज मैरिज आज का है, उसी तरह से परिवार मिलेंगे, लड़की का फादर, हाँ, देखेगा कि क्या लड़कों को, जो बॉय है उसको वेदों का ज्ञान है कि नहीं है, ठीक है, लर्नेड है कि नहीं है। इसी से पता चलेगा कि वो बहुत सुभ्रांत परिवार का है, बहुत पढ़ा लिखा है, आगे अच्छे से रख सकता है लड़की को। तो ये देखेगा नॉलेज ऑफ वेदास, वेदाज, ये होना चाहिए। और
उसके बाद साथ दोनों परिवार अगर राजी हो जाते हैं तो ये शादी हो जाएगी बिल्कुल आज के अरेंज मैरिज की तरह, और कुछ गिफ्ट के साथ, कुछ ऑर्नामेंट्स के साथ, हाँ, लड़की को विदा कर दिया जाएगा लड़के के साथ। तो ये आज का मैरिज है। तो इसे आप ध्यान रखिए, आज का अरेंज मैरिज है क्या है, सेम वर्ण होंगे, बॉय और गर्ल दोनों जो हैं ये एक ही वर्ण के होंगे, ठीक है, वर्ण अलग अलग नहीं हो सकती, ठीक है, और लड़के को वेदों का ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से शादी हो जाएगी। तो ये तो कहा गया ब्रह्म विवाह, और यही बेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज माना गया, ठीक है, और ये जो है इसी को माना गया बेस्ट फॉर्म, ठीक है, बेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज। तो ध्यान रखिएगा यही बेस्ट है, बेस्ट मैरिज इसी को माना गया, सबसे अच्छा उत्तम श्रेणी का मैरिज। तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। अरेंज मैरिज था आज का, बॉय गर्ल सेम वर्ण के होंगे और लड़के को वेदों का नॉलेज होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ब्रह्म विवाह। उसके बाद हम देखेंगे दैव विवाह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूं ताकि मैं स्पेस बनाकर लिख सकूं। अब देख लीजिए दैव विवाह। दैव विवाह, दैव विवाह में क्या होता था कि बाय द वे मान लीजिए कि लड़की की उम्र बीत गई शादी की, उस समय क्या होता था कि लड़की का फादर एक यज्ञ करेगा, और उसमें जो, हाँ, आप यहां इसके लिए आप एक्सप्लेनेटरी वर्ड आपने क्या रखा, अरेंज मैरिज, इसके लिए रखिए यजना, यजना, ठीक है ना। यजना का मतलब यज्ञ। यहां पे क्या होगा कि लड़की की अगर विवाह की उम्र बीत जाती है, कई बार ऐसा होता है, तो लड़की का पिता जो है वो क्या करेगा कि एक यज्ञ कराएगा घर में, और चूंकि वो यज्ञ में जो पुरोहित शामिल होगा उसको कुछ दक्षिणा देना है, तो दक्षिणे के रूप में ही उस लड़की को दे देगा, ठीक है। तो देखिए यज्ञ होगा, और यज्ञ में जो पृष्ठ होगा उसी के साथ गर्ल की मैरिज हो जाएगी, इसी के साथ, ठीक है, इसकी मैरिज हो जाएगी, यानी कि दक्षिणा के रूप में पृष्ठ को दे दिया जाएगा लड़की को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दैव विवाह में क्या होगा कि एक यज्ञ का आयोजन करेगा लड़की का फादर, और यज्ञ में जो पृष्ठ होगा जो उस यज्ञ को कराएगा, ठीक है, संपन्न कराएगा, उसी के साथ अपनी लड़की की शादी वो कर देगा, ठीक है, मतलब लड़की को दे दिया दक्षिणा में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं मिटा रहा हूं। अब आप देखिए नेक्स्ट, हम देखते हैं अर्श विवाह। अर्श के लिए आप यहां के लिए रखे थे अरेंज मैरिज, एक्सप्लेनेटरी वर्ड। एक एक्सप्लेनेटरी वर्ड आप जरूर ध्यान रखिएगा ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में आसानी हो। दैव के साथ हम कुछ भी रख सकते हैं, यजना कर दिया या पृष्ठ कर दीजिए, अपने हिसाब से रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए गोदान। गोदान, गोदान का मतलब यहां पे क्या है, यहां क्या होगा अर्श विवाह में, एक्सप्लेनेटरी वर्ड गोदान। अब यहां पे क्या किया जाएगा कि यहां पर गोदान किया जाएगा किसको, जो लड़का है, ठीक है ना। बॉय जो है कैसे करेगा भाई, देखिए जो लड़का का पक्ष है, हाँ, वो क्या करेगा, ये बॉय जो है ये गोदान करेगा किसे, गर्ल पक्ष को, लड़की के पक्ष को, ठीक है। और ये गोदान करेगा किसे करेगा भाई, तो ये गोदान करेगा किसे करेगा, लड़की वाले को करेगा। तो अर्श विवाह में क्या होगा, गोदान का मतलब है कि यहां पे गोदान का मतलब है वन पेयर काउ और वन पेयर
बुल, सांड, ठीक है, बैल, सांड, कुछ भी हो तो 1 पेयर या 2 पेयर, कई बार ऐसा होता है 2 पेयर भी, तो ये देगा और इसकी शादी हो जाएगी। यानी कि ये जो शादी हो रही है इसमें बॉय की तरफ से लड़का दे रहा है किसको, गोदान कर रहा है किसे, लड़की वाले को। हाँ, और गोदान में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ काउ और 1 पेयर ऑफ बुल, समटाइम्स 2 पेयर ऑफ बुल और 2 पेयर ऑफ काउ। तो ये सब थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है किताबों में भी, लेकिन यहां पे एक जोड़ी गाय या एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल ऐसे करके दे दिया जाएगा और लड़के की तरफ से लड़की पक्ष वाले को, और फिर शादी हो जाएगी। तो ये कहा जाएगा क्या, अर्श विवाह। तो यहां आपको ध्यान रखना है गोदान, और गोदान ध्यान रखना है कि कौन करेगा, गोदान में 1 पेयर ऑफ काउ और 1 पेयर ऑफ बुल, हाँ, या ऑक्स, जो भी कैसा, भैंस, बैल, जो भी। अब कौन करेगा, लड़का करेगा या लड़के के पक्ष वाले करेंगे लड़की वालों को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रजापत्य विवाह, ठीक है। अब प्रजापत्य विवाह में क्या होगा, देखिए यहां पर सिंपल है, एक आप वर्ड रख सकते हैं कमिटमेंट, ठीक है, कमिटमेंट। कमिटमेंट किसका होगा, लड़के का होगा। लेगा कौन ये कमिटमेंट, ये कमिटमेंट लड़की का फादर लेगा। हाँ, कमिटमेंट करो भाई, हाँ, तुम्हारा कमिटमेंट होना चाहिए, या वचन लेगा, उसको कह सकते हैं कि भाई आप जो है, हाँ, आप शादी कर रहे हो और आप दोनों मिलकर जो धर्म है आपका, उस धर्म का पालन करोगे, गृहस्थ जीवन का पालन करोगे, लड़की का ख्याल रखोगे, ये सब वचन लेगा। ये सब कॉमन पीपल में था उस समय, कॉमन पीपल में। प्रजापत्य का मतलब प्रजा यानी कि जनता से है, तो कॉमन पीपल में। यहां सिंपल क्या होगा कि ये बात होगी, दोनों तैयार होंगे, दोनों पक्ष, ठीक है ना, और एक वचन ले लेगा लड़की का फादर कि भाई तुम ठीक से रखोगे, तुम दोनों क्या धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को जियोगे, तुम क्या धर्म के अनुसार जीवन भर जो भी रिचुअल्स हैं उसको करोगे। तो ये अगर कमिटमेंट मिल जाता है तो वो क्या करता है, लड़की का फादर, वो क्या करेगा, मैरिज कर देगा लड़के से। तो कमिटमेंट देगा कौन, कमिटमेंट देगा बॉय, दोनों से लेंगे एक तरह से, लेकिन बॉय से, ये बॉय होगा। और बॉय किसे कमिटमेंट देगा, गर्ल्स फादर को। और ये कमिटमेंट अगर पूरा हो जाता है तो शादी हो जाएगी। लगभग एक जैसा ये शादी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखिए प्रजापत्य में, इसमें क्या है कि यही एक शादी है जिसमें ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। दैव में भी ट्रांजैक्शन है, यज्ञ होता है, वो यज्ञ करता है, बदले में दक्षिणा में कुछ पैसे और लड़की को ले जाता है। अर्श में भी ये लड़का वाला गाय दे रहा है, ठीक है ना, गाय या बैल जो गोदान कर रहा है, लड़का वाला कर रहा है, ठीक है। ये ब्रह्म में भी क्या होता है, शादी की सहमति होती है, दो परिवारों में, एक ही वर्ण है, और उसमें क्या कुछ आभूषण के साथ, कुछ गिफ्ट के साथ लड़की की शादी करके विदा कर दिया जाता है। तो यहां भी ट्रांजैक्शन है कुछ, लेकिन यहां जो अंतर है, यहां पे आप देखेंगे, यहां ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है। जो ट्रांजैक्शन है ये नहीं है, यहां पर ये अंतर है। बाकी काफी मिलता जुलता है ब्रह्म विवाह से, ठीक है। तो ये अप्रूव्ड टाइप्स ऑफ मैरिजेज हो गए, शास्त्र सम्मत जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अनअप्रूव्ड पे, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। छोटी छोटी चीजें हैं, आप बस जान लीजिए, और उसके बाद आप पढ़ते रहिए, तो बहुत सारी जानकारियां, आपका बेस पूरा तैयार हो जाएगा। मैं तो ऐसे भी डिटेल बता रहा हूं, लेकिन पढ़ते रहेंगे तो आपको आसानी से और कॉन्सेप्ट बनता रहेगा। इसको भी देखते रहिए, वीडियो भी। अब असुर के लिए ध्यान रखिए, परचेज ऑफ ब्राइड। देखिए
असुर विवाह अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज है। यहां पे क्या होगा, ब्राइड विल बी परचेस्ड, यानी कुछ प्राइस दिया जाएगा और लड़की को खरीद लिया जाएगा। ठीक है ना, प्राइस देके लड़की को खरीद लिया जाएगा। कई बार गरीब माता पिता होंगे, ठीक है, अब उनका जीवन यापन हो सके तो उसके लिए वो अपनी लड़की को बेच देंगे, और ये होता था कि उनको इतना दे दिया जाएगा कि उनका जीवन चलता रहे, इतना धन या जो भी है दे दिया जाएगा गिफ्ट की, उनका जीवन चलता रहे। तो इस तरह से परचेज कर लिया जाएगा। तो परचेज करके यानी ब्राइड का प्राइस लगाया जाएगा, परचेज ऑफ ब्राइड, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया असुर विवाह। गंधर्व विवाह आज का जो लव मैरिज है, इसी को याद रखिए। इसमें माता पिता की सहमति नहीं है, ध्यान रखिएगा। लव मैरिज सिर्फ गर्ल और बॉय वही जो है आपस में सहमति बनाकर, ठीक है, वो शादी कर लेंगे। परिवार वालों की सहमति की जरूरत इसमें नहीं है। तो इसलिए उस समय गंधर्व जाति होती थी कहा जाता है, तो उस जाति में इस तरह का विवाह प्रचलित था, तो इस तरह से कहा जाता है जैसा, ठीक है। तो लेकिन सिंपली आप याद रखिए कि आज का जो लव मैरिज है वो जो है ये है, ठीक है। तो आज ये भी एग्जिस्ट करता है, और ब्रह्म विवाह तो आज का जो मैरिज है वो तो एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है। उसके अलावा राक्षस विवाह, राक्षस विवाह में आप देखेंगे एब्डक्शन, एब्डक्शन यानी कि अपहरण करके, ठीक है, अपहरण कर लिया जाएगा लड़की का और शादी हो जाएगी। कई बार आप देखेंगे कि पुराने जमाने में पौराणिक कथाओं में भी पढ़ेंगे कि एक राजा जीत जाता है कहीं जाकर, फिर वहां की सारी जो महिलाएं हैं, रानियां हैं, या कोई ऐसी लेडी है जो उसको बहुत अच्छी लगती है, उसको उठा कर ले आएगा जबरन और शादी कर लेगा। तो ये राक्षस विवाह के श्रेणी में इसको रखा जाएगा। हाँ, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ राक्षसा विवाह। और इसके लिए क्या आपका एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, एब्डक्शन। एब्डक्शन का मतलब होता है अपहरण करना, ठीक है। उसी के साथ पैसाज, सबसे निम्नतम श्रेणी का, निकृष्ट श्रेणी का ये मैरिज माना जाता है। एक ही वर्ड आप याद रखिए, रेप। लड़की से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर, या लड़की हो सकता है कि मेंटली रिटार्डेड हो, जनरली ऐसा कहा जाता था कि मेंटली रिटार्डेड है, शरीर से कमजोर है, या कुछ इस तरह की बातें हैं, तो बलपूर्वक जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाकर, उससे रिलेशनशिप बनाकर उससे शादी की जाएगी। तो सबसे निम्नतम और निकृष्ट श्रेणी का जो है यही है, इसको आप लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा निकृष्ट यही शादी मानी गई है, यही विवाह माना गया है, ठीक है। तो ये हमने चर्चा कर ली। आपको यहां जानना क्या है, 8 टाइप ऑफ मैरिजेस, कहा चर्चा मिलेगी। चर्चा किया है किसने, मनुस्मृति में भी है, यानी मनु ने किया है। मनु कौन थे, लॉ गिवर है, एंशिएंट लॉ गिवर, और या कल्प के जो वेदांत का एक पार्ट है कल्प, हाँ, उस कल्प के गृह सूत्र में भी है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है कि गृह सूत्र में भी है, कल्प के गृह सूत्र में भी है, और मनुस्मृति में भी 8 तरह के मैरिजेस की चर्चा है। 4 अप्रूव्ड है, 4 अनअप्रूव्ड है, यानी 4 एक्सेप्टेबल है और 4 अनएक्सेप्टेबल है। तो बेस्ट टाइप ऑफ मैरिज ब्रह्म, जो कि आज भी है, लव मैरिज भी आज है, ठीक है। प्रजापत्य मोरलेस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा, जहां ट्रांजेक्शन नहीं होता होगा, बहुत शादियां ऐसी हो जाती हैं आज भी, ठीक है। और पैसाज जो है वो सबसे निम्नतम निकृष्ट, सबसे गंदी शादी जो है वो पैसाज विवाह। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज और समझ लीजिए, ये भी चर्चा आपको मिलेगी कहीं कहीं, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। तो समझ लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए, अनुलोम, अनुलोम विवाह। अनुलोम में क्या होगा, जो बॉय होगा वो हायर कास्ट, हायर वर्ण या हायर कास्ट का होगा, और लड़की लोअर कास्ट की होगी। खाली मैंने बॉय लिखा है, ठीक है। तो ऐसे कर दीजिए ना, बॉय जो है वो हायर कास्ट प्लस गर्ल जो होगी वो लोअर कास्ट की, ठीक है। प्रतिलोम, प्रतिलोम
प्रतिलोम विवाह में उल्टा हो जाएगा, बॉय लोअर कास्ट का, गर्ल हायर क्लास की। ठीक है। अनुलोम विवाह यानी कि अनुलोम में बॉय हायर क्लास, गर्ल लोअर क्लास, प्रतिलोम में बॉय लोअर क्लास, गर्ल हायर क्लास। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने मैरिजेस को पूरा डिटेल में देख लिया। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे 16 संस्कारों की। तो अब मैं मिटाता हूं और 16 संस्कारों की चर्चा हम करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे 16 संस्कारों की। हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार हैं, हाँ, जन्म के पहले से ये शुरू होता है और मृत्यु तक, ये मृत्यु के बाद तक ये चलेगा। मृत्यु होगी और अंत्येष्टि कर दिया जाएगा, तो उस समय तक है। तो 16 संस्कार, इसकी भी चर्चा है कहां पे? गृह सूत्र में। वेदांत का जो पार्ट है 16 संस्कार, मैं अभी लिख देता हूं। संस्कार जो है 16 संस्कार, ये कहां पे है? ये भी वेदांगा में है। वेदांगा के कल्प पार्ट में है, कल्प में, कल्प के गृह सूत्र में है। ठीक है। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है। देखिए 16 संस्कार जो है, तो जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक, यानी मर जाते हैं फिर अंत्येष्टि कर दी जाती है, तो मृत्यु के बाद तक वो होता है। यानी कि अगर हम देखें तो बर्थ है, बच्चे के बर्थ के पहले 3 संस्कार हैं और बर्थ के बाद कुल 13 संस्कार हैं। तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 16 संस्कार। ठीक है। जन्म के पहले 3 और जन्म के बाद 13, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम चर्चा करेंगे एक एक करके। और सबसे बड़ी बात है कि इन 16 संस्कारों को आपको क्रम से याद रखना है, इन ऑर्डर। ये नहीं कि ऊपर नीचे आप कर दिए, नहीं। और ये बहुत आसान है, मैं बताऊंगा भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे याद रखना है। देखिए जन्म के पहले, देखिए सबसे पहले जन्म के लिए क्या जरूरी है? 16 संस्कारों की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले पहला जो है, पहला संस्कार है गर्भाधान। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले बच्चे के जन्म के लिए क्या? प्रेगनेंसी वाली बात, ये एक संस्कार हो गया। ठीक है ना। तो गर्भाधान जो है पहला संस्कार है, ध्यान रखिएगा। कोई स्त्री गर्भवती होती है, वो पहला संस्कार है। ठीक है। ये जन्म के पहले का हो गया, तो सबसे पहला काम जो होगा गर्भाधान का होगा, ये संस्कार हो गया। देखिए मेवाड़ में इसको, राजस्थान का जो मेवाड़ है, वहां पे इसको कहा जाता है वधूरात प्रथा। हिंदी में मैं लिख देता हूं वधूरात। हालांकि ये दूसरे स्टेट के एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे अगर राजस्थान के किसी एग्जाम को दे रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया है गर्भाधान मेवाड़। गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार है और मेवाड़ में इसको वधूरात प्रथा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो गर्भधान के बाद दूसरा जो संस्कार होगा, ठीक है, वो होगा पुंसवन। पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार का मतलब क्या है? ये होगा आपको बेसिकली गर्भवती होने के 3 से 4 महीने के भीतर, 3-4 मंथ, आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। तो ये किस लिए होगा पुंसवन? पुंसवन में कहा जाएगा, ये संस्कार किया जाएगा जो गर्भ में शिशु पल रहा है, उसको कहा जाएगा कि संस्कार के द्वारा उसे पुरुष रूप देने की कोशिश की जाएगी, यानी सन के रूप में, सन की प्राप्ति के लिए संस्कार किया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है कि पुत्री भी हो जाए, डॉटर भी हो जाए, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन इस संस्कार जब होते थे तो उसमें पुरुष रूप में उसे देखा जाता था। तो ठीक है, तो ये जो है 3 से 4 मंथ में फॉर मेल चाइल्ड, पुरुष रूप देने के लिए मेल चाइल्ड,
लेकिन पुत्री भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ये इसे एक और नाम दिया गया है, उस नाम को आप लिख लीजिए, इसका अदर नेम जरूरत है आपको, अगरनी। अगरनी, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला गर्भधान हुआ, गर्भधान के बाद ऐसे सीक्वेंस में याद रखिएगा ना, आपको याद रहेगा। दूसरा हो गया, अब जब गर्भधान हो तो गर्भ में पल रहे शिशु के लिए कामना की जाएगी, एक संस्कार किया जाएगा जिसमें कामना की जाएगी कि वो मेल हो, मेल चाइल्ड हो। ठीक है ना। चलिए, अब तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या होगा, सीमंतोनयन। सीमंतोनयन, सीमा, नयन आंख, सीमा मतलब लिमिट, आंख, बुरी नजर, कोई एक सीमा के बाद बुरी नजर ना पड़े, माने उसको एक सीमा से बाहर कर देना है, बुरी नजर को, एक बाउंड्री है, उसके अंदर बुरी नजर नहीं आनी चाहिए। यानी कि सीमंतोनयन का मतलब यह है कि बुरी नजर से बचाओ, किसी जादू टोने से, ब्लैक मैजिक से। ठीक है ना। सीमंतोनयन में किसको बचाना है, गर्भवती महिला को, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको। तो सीमंतोनयन का मतलब होगा, ये सीमंतोनयन संस्कार जो होगा किस लिए होता था, टू वार्ड ऑफ, वार्ड ऑफ मतलब टालना, दूर करना, एविल पावर्स, जो भी नकारात्मक पावर है, एविल पावर है, शैतानी आत्मा है, जादू टोना है, सबसे दूर करने के लिए, नजर ना लगे, हाँ, बुरी नजर ना लगे वो सब। तो सीमंतोनयन जो है टू वार्ड ऑफ एविल पावर्स, बुरी नजर ना लगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सीमंतोनयन हो गया। तो तीसरा है, तो देखिए जन्म के पहले का 3 पूरा हो गया। ठीक है, गर्भाधान, पहले गर्भधारण हुआ, प्रेग्नेंट हुई लेडी, देन कामना की गई पुंसवन कि पुत्र हो, पुत्री हो जाए, कोई बात नहीं, समय क्या है, 3 से 4 महीने के भीतर। उसके बाद सीमंतोनयन टू वार्ड ऑफ एविल पावर्स, समझ गए, बुरी नजर से बचाने के लिए। उसके बाद आ जाइए चौथा, अब बच्चे का जन्म होगा। बच्चे का जन्म हुआ तो जातक्रम संस्कार, ऐसे जातकर्म या जातक्रम कुछ भी लिख लीजिए, जातक्रम, जातकर्म। अब जातकर्म का मतलब उसकी जाति बताई जाएगी। जाति कैसे बताई जाएगी, वेदर द बोर्न चाइल्ड इज मेल और फीमेल, जाति निर्धारण हो गया। ये जातक्रम संस्कार, जातकर्म संस्कार कुछ भी कह लीजिए, यानी उसकी जाति बता दी गई जन्म के समय। ध्यान रखिएगा, 3 गर्भाधान, उसके बाद पुत्र की कामना की गई, उसके बाद बुरी नजर से बचाया गया। बुरी नजर से बचाया गया तो वो जो बच्चा पैदा हुआ, अब ये डिसाइड हो गया इस संस्कार में ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो जातक्रम संस्कार, जातकर्म संस्कार कुछ भी लिख लीजिए, नाम में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये कब से कब तक होगा, ये होगा आपको जातकर्म जो होगा, सॉरी, जहां ये ठीक है। इसमें एक चीज देख लीजिए आप, सीमंतोनयन में आपको एक चीज जानना है कि ये जो है ये कब से कब तक होता है। ये कहा जाता है 6 to 8 मंथ्स के अंदर इसको किया जाएगा, इस संस्कार को। हालांकि याज्ञवल्क्य जो है, याज्ञवल्क्य 6 महीने का बताते हैं, लेकिन किताबों में आपको 6 to 8 मंथ्स मिलेगा। हाँ, और याज्ञवल्क्य के अनुसार अगर पूछ दिया जाए तो 6 मंथ्स। ठीक है, तो जातक्रम हो गया। अब आ जाइए आप नामकरण। अब इसके बाद ये डिसाइड हो गया, देखिए एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। गर्भधान हुआ, गर्भवती हुई महिला, उसके बाद कामना की गई पुत्र की पुंसवन, फिर बुरी नजर से बचाया गया, फिर बच्चा पैदा हो गया और पता चल गया कि मेल है कि फीमेल है। उसके बाद अब नेक्स्ट काम क्या होगा, बच्चा होगा तो उसके बाद उसको नाम दिया जाएगा, यानी कि नामकरण। नामकरण, और नामकरण ये होता है 11 से 121वें दिन के भीतर, 121वें दिन तक, ऐसे मैंने लिख दिया।
कई जगह 10वां दिन भी लिखा है, 10 से 121वें दिन, थोड़ा बहुत का फर्क है। तो ठीक है, 11 से 121वें दिन के भीतर ये नामकरण यानी कि अब नाम रख दिया गया उसका। और नामकरण के बाद ये तो 5 आपने लिख लिया, नामकरण कर दिया गया, तो ये आप 5 सीक्वेंस में याद करें, फिर हम इसको देखेंगे, क्योंकि यहां मैं मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम बताएंगे आगे 5 और फिर लेके आएंगे। गर्भाधान आप याद रखिए, गर्भाधान यानी कि मेवाड़ में, राजस्थान में मधुरात प्रथा कहा गया सिर्फ उनके लिए जो बच्चे राजस्थान का कोई एग्जाम दे रहे हैं। पुंसवन मैंने बता दिया 3 से 4 महीने में मेल चाइल्ड के लिए किया जाएगा, कामना की जाएगी कि पुरुष रूप में बच्चा हो। इसका अदर नेम अगरनी भी है। सीमंतों में बुरी नजर से बचाना है, जादू टोने से, ब्लैक मैजिक से, जो भी एविल पावर्स हैं उससे मां को बचाना है, ताकि बच्चे पे बुरा असर ना पड़े। 6 से 8 महीने के भीतर होगा ये। याद वर्ग के अनुसार 6 महीने। किताबों में, बहुत सारी किताबों में 6 to 8 मंथ्स मिलेगा। जातक्रम अब उसका लिंग डिसाइड हो जाएगा, जेंडर। देखिए, यानी कि जातकरण का मतलब क्या होगा, जेंडर का डिसीजन अब हो जाएगा। जैसे ही पैदा होगा तो जेंडर डिसाइड हो जाएगा, मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो जातकरण का मतलब ये हो गया। उसके बाद नामकरण होगा, 11 से 121वें दिन तक ये संस्कार किया जा सकता है। उस मतलब 11वें दिन से लेकर 121वें दिन तक नामकरण संस्कार किया जा सकता है, बच्चे का नाम दिया जा सकता है। तो ये आप 5 को याद रखिए, फिर हम बिल्कुल आपको सीक्वेंस में याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैं मिटाता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। 5 तक हमने कर लिया। ठीक है, देखिए चलिए, अब देखिए छठे से हम देखते हैं। नामकरण के बाद होगा निष्क्रमण। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, नामकरण जो था ना, नामकरण में आप देखिएगा, अभी जो नामकरण आपने लिखा ना, यहां पर नामकरण था लास्ट वाला नामकरण। तो नामकरण में आप क्या कीजिएगा, एक चीज समझ लीजिए कि मनुस्मृति में, ठीक है ना, कहां पे मनुस्मृति में हर वर्ण के लिए, ठीक है, हर वर्ण के लिए अलग अलग नामों की व्यवस्था है। ठीक है, मतलब ब्राह्मण के लिए अलग है। ठीक है, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, ब्राह्मण के लिए अलग होगा। ब्राह्मण के लिए मंगल सूचक होगा, ऐसा लगे कि जैसे वो ब्राह्मण का काम कर रहा है, जैसे राम नारायण हो गया, ठीक है ना, माधव पंडित हो गया, पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा है, तो ब्राह्मण का मंगल सूचक नाम होना चाहिए। उसी तरह से आपको क्षत्रिय है, ठीक है, तो क्षत्रिय में आपको लगना चाहिए कि वो जो नाम है उसमें बल सूचक होना चाहिए, जिसमें वीरता झलके, ब्रेवरी झलके, जैसे महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, तेज प्रताप, ठीक है, इस तरह का नाम होना चाहिए। तो इस तरह का नाम होना चाहिए। इसी तरह से ये बल सूचक, ये मंगल सूचक। उसी तरह से वैश्य का क्या होगा, धन सूचक होना चाहिए, क्योंकि वैश्य का काम क्या है, क्षत्रिय का बल सूचक क्यों है, इसका काम है योद्धा का, लड़ने का काम है, वॉरफेयर का काम है। तो ये इसका काम क्या होगा, इस तरह का नाम होना चाहिए, जिसे लगे कि हाँ वो क्षत्रिय है, योद्धा है। वैसे वैश्य का काम व्यापार करना है, धन से संबंधित है, तो धन सूचक इसका नाम होना चाहिए। जैसे राम धन, ठीक है, धन सुख, ताकि लगे कि ये वैश्य है। उसी तरह से आपको अगर शूद्र है तो शूद्र का भी उसी तरह से नाम होना चाहिए। शूद्र का भी, जिससे लगे कि वो सेवक है, ठीक है ना। शूद्र का भी नाम उसी हिसाब से होना चाहिए। तो एक बताना था कि देखिए मनुस्मृति में ही चर्चा है कि
नामकरण जब होगा तो नामकरण कैसे होना चाहिए? ब्राह्मण का ब्राह्मण के अनुसार मंगल सूचक होना चाहिए, वो लगे कि ब्राह्मण है बच्चा नाम से ही। वैसे ही क्षत्रिय का भी वैसे ही होना चाहिए, लगे कि योद्धा है, क्षत्रिय घराने से संबंध रखता है। वैश्य लगे कि वैश्य है, और शूद्र ऐसा लगे कि तीनों की सेवा करने वाला है, सबसे निकृष्ट टाइप का नाम उसका रखा जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये हमने नामकरण के बारे में। अब हम चलते हैं, जो अगला 5 हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार, ये छठा है। निष्क्रमण संस्कार यानी कि अब देखिए बच्चा, देखिए कैसे सीक्वेंस में याद करते हैं। गर्भधारण की महिला ने गर्भधारण के बाद पहला संस्कार, दूसरा पुंसवन, पुत्र की कामना की गई, तीसरा सीमंतोदयन, बुरी नजर से बचाया गया, पुत्र अच्छा हो, हाँ उस पर बुरी आत्माओं का, बुरे नकारात्मक जो वाइब्स हैं उसके प्रभाव ना पड़े, तो सीमंतोनयन, जादू टोने का प्रभाव ना पड़े तो सीमंतोनयन। सीमंतोनयन के बाद जात क्रम, बच्चा आ गया तो उसका जेंडर डिसाइड हो गया, मेल है या फीमेल है, ये एक संस्कार हो गया। उसके बाद जैसे ही बच्चा आएगा, हाँ उसका जेंडर डिसाइड होगा, और जेंडर के बाद उसका नामकरण हो जाएगा। जेंडर डिसाइड हो गया, जेंडर पता चला तो तभी तो आप पता चलेगा राम नाम रखेंगे कि सीता रखेंगे। मेल होगा तो राम रखेंगे, फीमेल होगा तो फीमेल होगी तो सीता रखेंगे। तो जेंडर डिसाइड हो गया, उसके बाद आपने नामकरण कर दिया जेंडर के अकॉर्डिंगली, तो नामकरण हो गया। तो नामकरण के बाद अब नेक्स्ट है निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब आउटिंग कराना, बच्चे को बाहर निकालना। जो माँ और बच्चा एक रूम में है, एक घर में है या रूम में है, उनको थोड़ा सूर्य और चंद्रमा का दर्शन कराया जाएगा, बाहर की दुनिया दिखाई जाएगी। तो निष्क्रमण का मतलब जो है आउटिंग है, समझ लीजिए। तो ये छठा संस्कार है। उसके बाद 7वें में करीब 6 महीने के आसपास, ठीक है, क्या होगा? आपको अन्नप्राशन। अन्नप्राशन आज भी होता है ना। अन्नप्राशन क्या है? बच्चे को अन्न खिलाया जाएगा, खीर और खिलाया जाता था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। खीर खिलाया जाएगा, इस तरह की चीजें खिलाई जाएगी ना, अन्न खिलाया जाएगा उनको। अन्नप्राशन हिंदी में अन्नप्राशन, ये है निष्क्रमण। एकदम सीक्वेंस में आपको याद रहेगा, ठीक है। अब अन्नप्राशन हो गया। अब फिर 8वें में अगर आ जाइए तो अन्नप्राशन के बाद अब बच्चा जब 1 साल का हो जाएगा, तब बात आएगी कि हम लोग क्या भी होता है, चूड़ा कर मुंडन किया जाता है। तो मुंडन आप इसको कह सकते हैं चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म यानी कि ये मुंडन आप समझ सकते हैं, चूड़ा कर्म कहें या मुंडन संस्कार है। तो चूड़ा कर्म का मतलब है मुंडन। और ये समय जो होगा या तो 1 साल में होगा, या फिर 3 साल में होगा, या फिर 5 साल में होगा, या फिर 7 साल में होगा, या फिर 9 साल में होगा, यानी ऑड नंबर्स है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मुंडन हो गया। अब मुंडन जब हो गया तो मुंडन के बाद एक और काम होगा, कर्ण भेदन। कर्ण भेदन कर्ण भेदन मतलब कान छेदने का काम होगा, ठीक है, कर्ण भेदन। और ये होगा 5 साल में होगा, या 7 साल में होगा, या 9 साल में होगा। कर्ण भेदन, कान में छेद किया जाएगा और अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने का, चांदी का, जो भी पहनाना चाहते हैं वो पहना दिया जाएगा, ठीक है। तो कर्ण भेदन संस्कार हो गया। उसके बाद 10 कर्ण भेदन के बाद अब क्या होगा? यही से अब उसका विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार, विद्या का आरंभ होगा। हालांकि प्रॉपरली अभी विद्या का आरंभ नहीं हो रहा है, ठीक है। विद्या का आरंभ जब उसका जनेऊ हो जाएगा, यज्ञोपवीत, उपनयन, सेक्रेड थ्रेड रिचुअल,
हो जाएगा तब वो शुरू होगा, वहीं से वो। लेकिन यहाँ पे एक रस्म है, संस्कार जब होगा तो कुछ वेद वोद किताबों को रख के सामने, हाँ, विद्या आरंभ करा दिया जाएगा। आज भी क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो क्या किया जाता है, कलम वलम उनको पढ़ते नहीं है प्रॉपरली, लेकिन एक कलम उनको बहुत सारे घरों में हिंदुओं के यहाँ, हम लोगों के यहाँ उसको कलम टच करा दिया जाता है, कागज टच करा दिया जाता है, अपने अपने घर का अलग अलग रिवाज है, तो वो होता है एक तरह से वही विद्या आरंभ हो गया। तो ये हमने अब देख लिया 6, 7, 8, 9, 10 तक हमने देख लिया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमने बिल्कुल सीक्वेंस में देखा है। सबसे पहले स्त्री क्या करेगी, देखिए ध्यान देते चलिए, प्रेग्नेंट हो रही है, प्रेग्नेंट के बाद कामना की जाएगी किसकी, पुत्र की, पुत्री हो जाए कोई बात नहीं, ये संस्कार पुंसवन। सेकंड, थर्ड में अब क्या होगा, थर्ड में अब हो जाएगा आपको सीमंतोनयन, बुरी नजर से बचाना है किसको, मदर को, प्रेग्नेंट लेडी को, ताकि बच्चा हष्ट पुष्ट हो, सही दिमाग वाला हो, उस पर अच्छा प्रभाव पड़े, बुरा नजर उसका जादू टोना और बुरी नजर उसका कुछ बिगाड़ ना सके, इस तरह से चीजें देखी जाएगी, तो सीमंतोनयन, ठीक है। तीसरा हो गया। अब उसके बाद सीमंतोनयन के बाद बच्चा जो है पैदा हो गया तो जात करण या जातक्रम, यानी कि अब उसका जेंडर डिसाइड हो रहा है, मेल है या फीमेल है। जैसे ही मेल और फीमेल डिसाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा नामकरण, ठीक है। जेंडर डिसाइड हो गया तो डिसाइड हो जाएगा नाम क्या रखना है, सीता रखना है कि राम रखना है, मतलब फीमेल वाला रखना है या मेल वाला रखना है, तो नामकरण हो गया। ये 5वां संस्कार हो गया। छठे में देखिए हमने, अब बच्चा बाहर जाएगा, निष्क्रमण हो गया, बाहर वो देखेगा सूर्य को, चंद्र को, बाहर की दुनिया को थोड़ा देखेगा। उसके बाद फिर अन्न खिलाया जाएगा, अन्न के बाद मुंडन संस्कार हो जाएगा, चूड़ाकर्म संस्कार, उसके बाद कर्ण भेदन, कान छेदा जाएगा, और उसके बाद उसको किताब उताब टच करा दिया जाएगा, वेदोत पास में रख के कि अब इसका विद्यारंभ होगा। लेकिन विद्यारंभ सही ढंग से होगा कब, जब उपनयन संस्कार होगा, जो हम आगे देखेंगे। हाँ, इसके बाद उपनयन शुरू होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं उपनयन, यानी कि सेक्रेड थ्रेड रिचुअल दैट इज कॉल्ड उपनयन संस्कार, और यू मे से यज्ञोपवीत संस्कार। हाँ, सेक्रेड थ्रेड रिचुअल। तो हमने 10 देख लिया, इसको आप लिख लिए होंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने 10 देख लिया, अब आ गए 11वें पे। 11वें में क्या होगा, अब आ जाएगा उपनयन। उपनयन, इसको आप सेक्रेड थ्रेड रिचुअल कह लीजिए या उपनयन कह लीजिए, यज्ञोपवीत हम कहते हैं हिंदी में, यज्ञोपवीत, ठीक है। यज्ञोपवीत, या हम कह देंगे सेक्रेड थ्रेड रिचुअल, ठीक है। THREAD, देखिए कई बार आपको छूट जाएगा तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। रिचुअल, ठीक है, सेक्रेड थ्रेड रिचुअल। अब उपनयन हो गया। हाँ, उपनयन के बाद से ही सही ढंग से इसका विद्यार्थी जीवन आरंभ हो जाएगा। तो अब देखिए उपनयन में 3 ही कास्ट का मैंने पहले भी बताया था जब वैदिक पीरियड पढ़ा रहा था। तो उपनयन या यज्ञोपवीत जो होगा वो किसका किसका होगा, ब्राह्मण का होगा, क्षत्रिय का होगा और वैश्य का होगा। वैश्य का होगा। शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था। इसका होगा 8 साल में, इसका होगा 11 साल में, इसका होगा 12 साल में। इन तीनों को कहा जाता था द्विज। हिंदी में अगर मैं कहूं तो द्विज, यानी जिसका दूसरा जन्म हो रहा है। उपनयन संस्कार के बाद कहा जाता था कि इंसान का दूसरा जन्म हो रहा है। तो ये ब्राह्मण का 8 साल में, क्षत्रिय का 11 साल में, वैश्य का 12 साल में द्विज कहा जाएगा। तो ये उपनयन संस्कार हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सही मायने में इनका जो होगा ये आप लिख लीजिए, पहले भी मैंने बताया हुआ है, ये मैं ऊपर वाला रहने दूंगा।
अब यहां से शुरू होगा क्या, 12 में वेदारंभ, वेदारंभ। यहां से अब वेद की शुरुआत हो जाएगी। अब सही मायने में इनकी पढ़ाई होगी कैसे, ये गुरुकुल भेजे जाएंगे, बच्चा जो होगा उसे गुरुकुल भेजा जाएगा। तो ये वेदारंभ यानी कि अब एजुकेशन शुरू हो गया इनका, ठीक है। उसके बाद 13 केशांत, केशांत, केशांत। केशांत क्या है, केशोकांत, केश का, हाँ बाल कांत, यानी कि अब बच्चा जो है वो अभी इसकी उम्र 16-17 साल की आसपास रही होगी, यहां पे आएगा तो ठीक है। तो अब क्या होगा कि केशांत में वो इसके बाल जो हैं, बाल, दाढ़ी, मूछ, क्योंकि अब तक इसके दाढ़ी मूछ भी आने लगेंगे, हाँ बियर्ड, मुस्टाच, ठीक है ना, तो उसको काट दिया जाएगा। तो ये गुरुकुल में ही होगा केशांत, या इसको कई बार इसको कहा जाता है केशांत को गोदांत भी, ठीक है। तो ये केशांत संस्कार होगा जो कि 13वां होगा। अब 13वां के बाद 14वां जो है, देखिए 14वां हो गया समावर्तन, सीमंतोन्नयन और समावर्तन। देखिए अंतर कीजिएगा, ये समावर्तन, समावर्तन यानी समावर्तन का मतलब क्या है कि यहां पर उसका इसकी जो पढ़ाई लिखाई अध्ययन संपूर्ण, हाँ स्टडी कंप्लीट, कंप्लीशन ऑफ स्टडी, कंप्लीशन ऑफ, अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। ठीक है, समावर्तन ये क्या हो जाएगा, इसकी पढ़ाई पूरी हो गई। अब वहां पे क्या होगा कि पढ़ाई पूरी होने के बाद जो गुरुकुल में जो गुरु होंगे वो स्नान कराएंगे और फिर इनको घर भेज दिया जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट को घर भेज दिया जाएगा। यहां से इनका ब्रह्मचर्य शुरू हो गया था। देखिए एगो पवित्र का मतलब क्या है, यहीं से स्टूडेंट लाइफ शुरू हो गया, यानी ब्रह्मचर्य जीवन शुरू हो गया। 4 आश्रम में बांटा गया है मनुष्य के जीवन को, भी मैं बता दूंगा। यहीं से ब्रह्मचर्य शुरू हुआ, और ब्रह्मचर्य जो शुरू हुआ, अब देखिए मतलब एजुकेशन जहां से शुरू हुआ, ये ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ अब जीना शुरू कर देंगे। वेदारंभ, उपनयन के बाद वेदारंभ हो गया, वेदारंभ के बाद केशांत गुरुकुल में पहुंच के उसके बाद पढ़ाई समाप्त हो गई, गुरु स्नान कराएंगे और उसके बाद घर भेज दिया जाएगा। तो ये समावर्तन, इस समावर्तन को ही कहा जाता है। देखिए यहां स्नान कराया जाएगा, भाई हिंदी में लिख रहा हूं, स्नान गुरु कराएगा, गुरु द्वारा स्नान, इसको लिख लीजिए। इस संस्कार में क्या होता है, मैं ऐसे लिख देता हूं, गुरु द्वारा, जानबूझ के स्नान लिख रहा हूं क्योंकि ये स्नान, और इसी से अब ये स्टूडेंट जो है वो कहा जाने, स्नान के बाद जो स्टूडेंट है या जो डिसाइपल है, जो बच्चा गया है, स्टूडेंट का क्या कहा जाने लगेगा, स्टूडेंट कहा जाने लगेगा स्नातक। देखिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आज भी स्नातक कहा जाता है ना, बैचलर, स्नातक यहीं से आया है। हम ग्रेजुएट होते हैं तो स्नातक कहलाते हैं। यहीं से समावर्तन संस्कार जब होगा तो गुरु द्वारा स्नान कराया जाएगा, किसको, स्टूडेंट को, जो बच्चा है गुरुकुल में पढ़ रहा है, और उसके बाद उसको कहा जाएगा स्नान के बाद स्नातक। ध्यान दीजिए, ठीक है, स्नातक हो गया। अब इसके बाद ये लौट जाता है और तब इसका होगा पाणी ग्रहण, 15 होगा पानी ग्रहण। पानी ग्रहण का मतलब, पानी मतलब हाथ, ग्रहण मतलब एक्सेप्ट करना, किसी लड़की का हाथ ये एक्सेप्ट करेगा तो ये पानी ग्रहण संस्कार होगा, ये विवाह हो जाएगा इसका, ठीक है।
विवाह हो गया, तो एक 15वां संस्कार विवाह है, और फिर 16वां मरणोपरांत, हाँ, आफ्टर द डेथ क्या हो जाएगी, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, ठीक है, तो अंत्येष्टि, 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 ठीक है। तो इस तरह से 16 संस्कार जो हैं आपने देख लिया। यहां पर देखिए, ये आपको ध्यान देना है, उपनयन है, उपनयन के बाद ही आपको विद्यारंभ शुरू होगा, वेदारंभ शुरू होगा। वेदों का विद्यारंभ तो पहले ही हो गया है, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई है। उसके बाद उपनयन हुआ है, यानी कि सेक्रेड थ्रेड रिचुअल, यानी कि जनेऊ पहनने का, यज्ञोपवीत हो जाएगा इसका संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा। आप जान लीजिए कि शादी के पहले 3 धागे होते हैं, शादी के बाद 6 धागे हो जाते हैं जनेऊ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेदारंभ होगा कहां पे, गुरुकुल में जाके, फिर उसके बाद गुरुकुल में ही केशांत संस्कार होगा। केशांत में जो मुस्टाच है, बियर्ड है, यानी दाढ़ी और मूछ हैं और बाल हैं, वो काट दिया जाएगा और फिर पढ़ाई होगी, ठीक है। उसके बाद समावर्तन, अब पढ़ाई समाप्त हो जाएगा, गुरु द्वारा शिष्य को स्नान कराया जाएगा, और इसे अब स्टूडेंट को, शिष्य जो है अब स्नातक कहा जाने लगेगा, इसे घर भेज दिया जाएगा। घर जाने के बाद इसका पानी ग्रहण कर दिया जाएगा, यानी कि पानी ग्रहण का मतलब विवाह कर दिया जाएगा। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, मृत्यु हो जाएगी तो अंत्येष्टि कर दिया जाएगा। तो 16वां संस्कार जो है, अब इसके बाद कोई संस्कार नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपको 16 संस्कार, हाँ, मैंने बता दिए। इन 16 संस्कारों को बिल्कुल क्रम में याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में आएगा 11वां नंबर पे क्या है, हाँ, व्हाट संस्कार इज एट द 11th प्लेस, देन यू विल से उपनयन संस्कार और सेक्रेड थ्रेड रिचुअल और यज्ञोपवीत संस्कार, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। 16 को मैंने बता दिया, ठीक है। अब आश्रम व्यवस्था को भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ विवाह की चर्चा हुई, विवाह की भी हुई है, स्टूडेंट ब्रह्मचर्य की भी चर्चा हुई है। जैसे ही उपनयन संस्कार हुआ, इसने ब्रह्मचर्य धर्म धारण कर लिया। तो देखिए, मनुष्य के जीवन को 100 वर्षों में बांट दिया गया, समझ लीजिए आश्रम व्यवस्था को, ठीक है, आश्रम व्यवस्था को यही समझ लीजिए, आश्रम, आश्रम मनुष्य के जीवन को 100 ईयर्स में बांट दिया गया, ठीक है। तो 0 to 25 ये ब्रह्मचर्य का होगा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जीवन जिए, गुरुकुल में रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, ठीक है। फिर 26 से लेकर 50 साल तक गृहस्थ जीवन में आ जाएगा, मतलब हाउस होल्डर हो जाएगा। गृहस्थ जीवन, गार्हस्थ भी लिख सकते हैं हिंदी में, हाउस होल्डर हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद 51 से 75 ये वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब अब घर से ये दूर रहेगा, हालांकि लिंक नहीं टूटा है, घर से लिंक है, लेकिन घर से अब दूर रहेगा, जंगलों में रहेगा। घर से हो सकता है आना जाना हो, कोई आके मिल ले, ये भी कभी जाके चला जाए, लेकिन रहेगा वो घर से दूर। और 75 to 100 में ये संन्यास ले लेगा, यानी अब घर से इसका लिंक टूट गया, अब घर के लोगों से मिलेगा भी नहीं, ना कोई जाएगा ना ये जाएगा, तो अब संन्यास हो जाएगा, ये सन्यासी हो जाएगा। यानी कि 0 से 25 ब्रह्मचर्य आश्रम, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट लाइफ है। 26 से 50 गार्हस्थ जीवन या गृहस्थ जीवन, हाउस होल्डर कहेंगे इसको, हाँ, शादी विवाह करेगा, अपना 25 साल का जीवन जिएगा ये। उसके बाद 51 से 75वें साल में वानप्रस्थ जीवन, घर से दूर चला जाएगा, जंगलों में, पहाड़ों में, कभी मिलना होगा किसी से, कभी कोई आ जाएगा, कभी ये चला जाएगा, लिंक नहीं टूटेगा घर से। फिर 75 से 100 में ये कंप्लीटली सन्यासी हो जाएगा और सन्यास आश्रम में चला जाएगा, अब इसका घर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आश्रम व्यवस्था था, तो इसको भी मैंने आश्रम व्यवस्था को भी बता दिया यहां पर थोड़ा सा, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, हिंदू धर्म में 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ठीक है। तो देव ऋण क्या है? देव ऋण प्रकृति से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, कि नेचर ने हमको बहुत कुछ दिया है,
हमने क्या किया है, देवताओं की पूजा की है नेचर के रूप में, आप पढ़े थे वैदिक पीरियड में, पानी की, पहाड़ों की, जंगलों की है पूजा। तो फिर क्या है, तो नेचर को भी हमें लौटाना चाहिए। कैसे, हमें उसका संरक्षण करना है यज्ञ के द्वारा, उसकी शुद्धि करनी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम उससे क्या होता है, देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब हमारे गुरुजनों ने जो हमें पढ़ाया लिखाया है उसका प्रचार प्रसार करना है, आगे भी लोगों को देना है। यानी कि क्या है, अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान का प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए, आपका ज्ञान ट्रांसफर होना चाहिए। ये कहते हैं ये ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर ये ऋषि ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। और पितृ ऋण, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस हमारे माता पिता से है, उनकी वजह से हम इस जीवन में आए हैं, हमने इस सृष्टि को देखा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम शादी करें और एक जीव की उत्पत्ति करें, संतान उत्पत्ति करें, एक जीव को इस दुनिया में लेकर आए, तब हम मुक्त होते हैं किस ऋण से, पितृ ऋण से। तो ये 3 ऋण हैं, ये मैंने बोल दिया है, लिखाने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से हमने आश्रम व्यवस्था समझ लिया, 8 मैरिजेस को समझ लिया, ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस, हमने 16 संस्कारों को देख लिया, और उसके बाद हमने पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण को भी समझ लिया। और अब हम एक बार उपवेद को भी, हालांकि उपवेद में पढ़ा चुका हूं पहले, लेकिन चूंकि ये स्मृति ग्रंथों में है, ये है आपको सूत्र काल का, सूत्र पीरियड का, वैदिकोत्तर साहित्य का ये उपवेद है, उस समय का है उपवेद। हर वेद के एक उपवेद है, उसको भी एक लिस्टिंग करके हम देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा वो, ठीक है। तो देखिए वो भी हम कर रहे हैं। चलिए देखिए जल्दी जल्दी, यहां पर है ऋग्वेद, यहां पर वेदा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे उपवेदा, ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट, और यहां पे क्रिएटर यानी कि रचनाकार, ठीक है। वेदा, वेदा सब्जेक्ट क्या है, क्रिएटर कौन है, देखिए ऋग्वेद। अब ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। सब्जेक्ट क्या है, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, मेडिसिन, चिकित्सा हिंदी में लिख लीजिएगा। क्रिएटर कौन है, ये है क्रिएटर धन्वंतरी। कई जगह पे आपको प्रजापति भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में आता है धन्वंतरी, एग्जाम में आता है, ऑप्शन में अगर धन्वंतरी ना हो और ऑप्शन में कहीं प्रजापति हो तो आपके लिए प्रजापति हो, सही हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर ऋग्वेद के बाद यजुर्वेदा, यजुर्वेद का है धनुर्वेदा, ठीक है। ये किस लिए है, मेडिसिन ये है, और इसमें सब्जेक्ट जो है, विषय वस्तु जो है वो है वारफेयर, युद्ध कौशल, युद्ध के बारे में बताया जाएगा। हाँ, इसके क्रिएटर विश्वामित्र। फिर सामवेदा, सामवेदा का है गंधर्व, गंधर्व वेदा। इसमें है म्यूजिक, आर्ट, म्यूजिक, आर्ट, हाँ, सिंगिंग, ठीक है। ये सब चीजें यहां पे आ जाएंगी गंधर्व वेदा में, ठीक है। इसके क्रिएटर हैं भारत मुनि, ठीक है, रचनाकार है, क्रिएटर का मतलब। और उसके बाद
अथर्ववेद, अथर्ववेद के हैं अथर्ववेद, अथर्ववेद का है शिल्पवेद, शिल्पवेद ये भवन निर्माण से रिलेटेड है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्थापत्य, ये सब चीजें आ जाएगी ना शिल्पवेद में, स्थापत्य, भवन निर्माण, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और इसके क्रिएटर हैं शिल्पवेद के विश्वकर्मा। ठीक है, तो ये अब हमने लिख लिया, वेदों को भी, उपवेदा को भी हमने देख लिया। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आप ध्यान रखिए, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ठीक है, क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, मेडिसिन है, चिकित्सा है। ठीक है, और धन्वंतरी यहाँ पे इसके क्रिएटर है, रचनाकार है। अगर ऑप्शन में धन्वंतरी ना हो और कहीं प्रजापति हो तो आप प्रजापति आंसर लगा देंगे। ठीक है, यजुर्वेदा का उपवेद है धनुर्वेद, युद्ध के लिए है, वॉरफेयर के लिए, विश्वामित्र इसके क्रिएटर हैं। ठीक है, उसके बाद सामवेद, गंधर्ववेद जानते हैं, जो सामवेद है उसका संबंध म्यूजिक से है, संगीत से है। तो म्यूजिक संगीत है, कला है, गायन है, नृत्य है, डांस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, डांस, डांस लिखिए, आर्ट की जगह डांस लिखिए, डांस लिख लीजिएगा। ठीक है, डांस, नृत्य, संगीत, नृत्य, गाना बजाना, ये सब चीजें जो है, भारत मुनि हैं इसके क्रिएटर। ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद, शिल्पवेद जो है, अथर्ववेद का उपवेद है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण, स्थापत्य यानी कि आर्किटेक्चर, ये सब यहीं पे आएगा। और विश्वकर्मा जो है इसके क्रिएटर हैं। तो इस तरह से हमने सूत्रकाल के ये महत्वपूर्ण पार्ट को खत्म कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सूत्रकाल को और आगे देखेंगे, एक या दो वीडियो और होगा और फिर हमारा सूत्रकाल खत्म हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।